क्या हमारे देश में किसानों को मजबूत बनाने और मवेशियों की रक्षा करने की कोई पक्की संवैधानिक जिम्मेदारी है? अक्सर हम कृषि और पशुपालन को सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन क्या ये हमारे संविधान का एक मुख्य आधार भी है? नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से तो जुड़ा है, लेकिन अक्सर कानूनी किताबों के भारी भरकम पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद अहम, लेकिन सच कहूं तो अक्सर कम समझे जाने वाले हिस्से पर बात करेंगे, अनुच्छेद 48। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कृषि और पशुधन की सुरक्षा के लिए बाकायदा नियम तय किए थे। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह अनुच्छेद कहता क्या है और हमारे जीवन पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका असल में क्या असर पड़ता है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं: पहला, संविधान, कृषि और पशुपालन का रिश्ता। दूसरा, अनुच्छेद 48 असल में क्या है। तीसरा, नीति निर्देशक तत्व। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर का विजन। पांचवां, आज के समय में इसका प्रभाव। और छठा, कैसे ये हमारी आर्थिक मजबूती की कुंजी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संविधान, कृषि और पशुपालन। ये जानना वाकई बहुत रोचक है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब देश की जमीनी हकीकत को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम सवाल पर, आखिर ये अनुच्छेद 48 है क्या? आइए सीधे संविधान के पन्नों में लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम संविधान की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत अदालतों, वकीलों और बड़े बड़े राजनीतिक विवादों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन ये वाकई हैरानी की बात है कि हमारा संविधान सीधे तौर पर खेती, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों और गाय बछड़ों की भी बात करता है। अनुच्छेद 48 बहुत ही स्पष्ट रूप से सरकार को ये निर्देश देता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया जाए। और हाँ, इसके साथ ही ये विशेष रूप से गायों, बछड़ों और दूध देने वाले या खेती के काम आने वाले अन्य मवेशियों की रक्षा करने और उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को भी कहता है। मतलब विज्ञान और पारंपरिक संरक्षण का एकदम अनूठा तालमेल। अब अगर इस पूरी कानूनी भाषा को थोड़ा आसान शब्दों में समझें, तो इसके 4 मुख्य लक्ष्य निकलकर आते हैं। पहला, कृषि का आधुनिकीकरण, यानी पुरानी तकनीकों की जगह नई वैज्ञानिक विधियां अपनाना। दूसरा, पशुपालन को एक बड़े उद्योग के रूप में बढ़ावा देना। तीसरा, इन सब के जरिए किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि करना। और चौथा, हमारे पशुधन की सुरक्षा और संरक्षण करना। तो ये कोई साधारण सा नियम नहीं है, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को सशक्त बनाने का एक शानदार मास्टर प्लान है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, नीति निर्देशक तत्व। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 48 कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस अनुच्छेद को लागू करवाने के लिए कोई सीधे अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका महत्व कम हो जाता है। दरअसल ये सरकार के लिए एक गाइडिंग लाइट या मार्गदर्शक रोशनी की तरह काम करता है। जब भी सरकार कृषि या पशुपालन से जुड़ी कोई भी नई नीति बनाएगी, तो उसे इस अनुच्छेद के विचारों को निष्पक्ष रूप से ध्यान में रखना ही होगा। अब आते हैं चौथे भाग पर, डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण और उनका विजन। संविधान निर्माताओं और खास तौर पर डॉक्टर BR अंबेडकर की दूरदृष्टि यहाँ एकदम साफ दिखाई देती है। उन्होंने बहुत पहले ही ये भाप लिया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर खेती और पशुओं पर टिका है। उन्हें पता था कि भारत के लंबे समय तक चलने वाले विकास और ग्रामीण भारत की सुरक्षा के लिए केवल राजनीतिक आज़ादी मिल जाना काफ़ी नहीं है। संविधान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने ही चाहिए। और सच कहूं तो ये अनुच्छेद उसी ऐतिहासिक समझ और व्यावहारिक सोच का सीधा नतीजा है। अब बात करते हैं 5वें भाग की, वर्तमान समय में इसका क्या प्रभाव है। देखिए, ये अनुच्छेद सिर्फ किसी पुरानी किताब में लिखा हुआ कानून नहीं है। ये आज भी हमारे चारों ओर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, बड़े स्तर पर चलने वाले डेयरी विकास कार्यक्रम, जगह जगह मौजूद पशु स्वास्थ्य सेवाएं या फिर किसानों को मिलने वाली अलग अलग तरह की सहायता योजनाएं, वो सब इसी से जुड़ी हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों में जो गौ संरक्षण कानून बनाए गए हैं, उनका प्रेरणा स्रोत और कानूनी आधार भी यही अनुच्छेद 48 ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये उस संवैधानिक निर्देश का एकदम जमीनी और वास्तविक रूप है।
और अब हमारे विश्लेषण का छठा और अंतिम भाग, आर्थिक मजबूती की कुंजी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक एक कदम जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। ये एक पूरी चेन की तरह काम करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक तरीकों से कृषि क्षेत्र को मजबूत करता है। अब जब कृषि मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा बढ़ावा मिलेगा। फिर जब पशु संपदा की रक्षा होती है तो किसानों को एक एक्स्ट्रा मजबूत सपोर्ट मिल जाता है। और अंत में ये पूरी प्रक्रिया मिलकर पूरे देश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को पक्का करती है। ये विकास और सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार और मजबूत चक्र है। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि अनुच्छेद 48 हमें ये सिखाता है कि कृषि और पशुपालन का विकास कोई अलग-थलग या साइड का मुद्दा नहीं है, बल्कि यही भारत की आर्थिक मजबूती की असली कुंजी है। संविधान की नज़र में हमारे देश की पूरी स्थिरता और समृद्धि हमारे खेतों और खलिहानों की सफलता पर ही टिकी हुई है। ये एक ऐसा विजन है जो हमें हमारी जड़ों से एकदम मजबूती के साथ जोड़े रखता है। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि हमारे संविधान का विजन कितना स्पष्ट और कितना दूरदर्शी है। लेकिन जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की असल जिंदगी में हमारे किसानों और पशुपालकों को वो पूरा सपोर्ट मिल पा रहा है जो इस संवैधानिक सपने को सच करने के लिए जरूरी है? क्या हम अनुच्छेद 48 के उस महान विजन को पूरी तरह से जी पा रहे हैं? ये वाकई एक गंभीर मंथन का विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।